हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, और उससे पहले जो था वो गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, फ्लक्स के क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने किया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने किया था कुछ डेरिवेशंस, गॉस लॉ से डेरिवेशन किया था। गॉस लॉ से डेरिवेशन मतलब कि अगर कैविटी प्रॉब्लम हो तो कैसा डेरिवेशन होगा, अगर हमारे पास एक सिलेंडर वगैरह दे दिया, इनफाइनाइट सिलेंडर, तो किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर स्फेयर दे दिया, इनफाइनाइट शीट दे दिया है, तो किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे। ये सारी चीज़ हम लोगों ने गॉस लॉ के फॉर्मूले को यूज़ करके किया था। ठीक है, तो गॉस लॉ जब स्टार्ट किया था उस समय ये सारी चीज़ बताया था कि जो गॉस लॉ के फॉर्मूलेज है वो हम लोग किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके डेरिवेशन के लिमिटेशंस हो जाते हैं कि उसका डेरिवेशन नहीं हो पाता है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक अनसिमेट्रिकल कुछ भी आ गया, लाइन चार्ज आ गया, तो उसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते हैं, बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बाहर नहीं निकल पाता है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम लोग को चूज करना हो तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, ताकि उसके कारण से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, बोला था कि करके आने के लिए, क्या बोला था इसमें, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है Q1 और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस जगह से निकला और इस जगह पे जाकर के एंड हो रहा है। जब ये निकल रहा है तो उस समय अल्फा एंगल बना रहा है, और जब जिस समय वो एंड हो रहा है तो उस समय कितना एंगल बना रहा है, वो बीटा एंगल बना रहा है। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन Q2 मतलब उन दोनों का रेशियो निकालना था कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब यस सर। हाँ, तो इसको अगर तुम्हें सॉलिड एंगल पता है तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो फिर हमें पूरा डेरिवेशन इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, फिर क्वेश्चन ये काफी सिंपल नहीं रहेगा। तो देखो, कॉन्सेप्ट ये है, पहले तो भूल जाओ अभी करना क्या है, भूल जाओ। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में भी समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उसमें भी ऑप्शंस को हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे करके। तो मुझे ये बताओ, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? मैग्नीट्यूड, उस हाँ, पे कमेंट कर सकते मैग्नीट्यूड हैं? कैसे बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। नेगेटिव है तो अंदर ही लेगा अभी, ऐसा हाँ। डेंसिटी भी कहीं दी नहीं है लाइंस की। चलो मैं कमेंट मतलब करके बताता हूँ। ठीक है, इस जगह पे कोई एक चार्ज है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे चार्ज निकल रहे हैं तो इस Q का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जस्ट डबल निकल रहे हैं हम्म। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2Q। ये टू। बोला था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाते हैं तो उसके बीच का एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। समझ में ओके। आया? है यस ना? सर, समझा। एक्सेस, वो अच्छा। हाँ, वो क्या करने की कोशिश करेगा, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैल फैल करके है ना, पूरा फैला हुआ है, जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा पास पास में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास में आने लगेंगे। देखो फिर से प्रॉब्लम, तो इसके कारण से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से बाहर निकला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी जगह पे जाकर के एंड करेगा। तो तुम इसके पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को बता सकते हो कि दिस इज, अगर रेफरेंस है तो ये फैल फैल करके अल्फा एंगल से निकल रहा है, और ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 क्या होगा, ज्यादा। सर होना चाहिए ना क्वेश्चन में बीटा लेस देन अल्फा हाँ, वो कंडीशन। कंडीशन तो होनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये तो दिख ही रहा है ना। कहाँ ऐसे थोड़ी है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या, ये अल्फा बड़ा है। देना चाहिए, अब ऐसे बोलने में आपका डायग्राम में ऐसा, इसलिए ऐसा ठीक ऐसा है है सर, ना। हाँ, मान लेते हैं हम आपके लिए। नहीं, मेरे लिए नहीं मानना है। जेई में क्वेश्चन करना है तुम्हें, उसके लिए मानना है। तो दिया भी नहीं सर आपने अल्फा क्वेश्चन में उस टाइम, देने इसलिए की जरूरत हम नहीं है ना, बोलते विजुअल्स है ना। अब सर, वो अब तो अब ये डायग्राम में कभी देखा नहीं अब ये इसलिए। एरो दे दिया
क्वेश्चन में क्या था ना, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बस बताना था, लेकिन ये नेगेटिव साइन दिया उसके बारे में कमेंट ही नहीं किया था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया था। तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है विजुअल से? सर वो फ्लक्स देखते हैं, हाँ फिर विजुअल से ये समझ में आ गया ना कि ये डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये नेगेटिव ही चार्ज होगा Q2। सर बोर्ड तो लाओ मैंने। है ना? तो ये इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये चीज गिवन होगा, और गिवन होगा तो हम लोग ये चीज को बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब मैं समझाने की बात कर रहा था, क्या है ये समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझ यस है ना? सर। तो इधर से पता चल गया कि Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, और Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। चलो ठीक है, अगर ये भी नहीं पता है तो अब हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इधर से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो सारे के सारे इस जगह पे जाकर के एंड हो गए। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस कर रहे हैं तो फ्लक्स तो सेम होना चाहिए, है ना? तो फ्लक्स ऑफ यस वन सर। शुड बी इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ टू। और अल्फा एंगल के लिए फ्लक्स कितना होगा और इसका बीटा एंगल के लिए फ्लक्स कितना होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं सॉलिड एंगल के फॉर्मूले से। कंसेप्ट से Q/2 ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। ओम के लिए फ्लक्स कितना होता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा हाफ cos एंगल थीटा, थीटा। एंड थीटा इज हाफ एंगल। तो क्या मैं फ्लक्स वन का Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा लिखूंगा, और फाई टू कितना लिखूंगा, Q2/2 तो एप्सिलॉन। माइनस मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस साइन क्यों करेंगे। अब Q1 Q2 का रेशियो ले लो, सॉरी फाई 1 फाई 2 इक्वल कर लो, तो Q1 Q2 का रेशियो आ जाएगा इधर से। Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos alpha is equals to Q2/2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos बीटा, और इधर से 2 एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा Q1/Q2 is equals to 1 माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा। अब इस एंगल से भी तुम कंपेयर कर सकते हो, मतलब हाँ कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला है। सही है। कौन बड़ा है इसमें, अल्फा बड़ा है ना। हाँ अभी बताया मैंने। हाँ अल्फा बड़ा। तो अल्फा अगर बड़ा है तो कौन सा बड़ा हो गया टर्म, तो Q2 वाला टर्म। मैग्नीट्यूड फिर ऊपर Q2 वाला से बड़ा हो टर्म गया बड़ा हो जाएगा। क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और एंगल्स कम हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। सर एक सेकंड। तो इसमें और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस गॉस लॉ में हो सकते हैं। एडवांस का टाइम करेंगे फिर साथ में। उसमें एडवांस का डीपीपी मिलेगा तुम लोग को, तो उसमें तो मतलब समझ लो ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि एक एक क्वेश्चन अपने आप में चैलेंज है, एडवांस के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। सर कितना काम हो जाएगा एक्सरसाइज टू HLPs फिर वो उसका, बाप रे अभी से डर लग रहा है। धीरे धीरे करो, सब होते जाएगा, टाइम लगता है बस। हो गया, आगे चले। हाँ सर। यस सर। चलो अब कंडक्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कंडक्टर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के लिए कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्टर्स का, उसके बाद फिर एक एक करके उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर तुम्हारे कंडक्टर्स के याद है तो समझ लो सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो मेरा मिस हो गया था ये वाला कंडक्टर्स चीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे स्टूडेंट इसी में को मिस कर देते हैं, और उसका फिर कंडक्टर्स काफी वीक हो जाता है, उसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन उससे बनते नहीं। क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितने भी पीछे पढ़े उसमें कहीं कहीं पे कंडक्टर्स यूज हुआ है, किसी किसी जगह पे नॉन कंडक्टर भी यूज हुआ है, नॉन लेकिन कंडक्टिंग सर। हाँ, हाँ
जैसे ही मैं कंडक्टर बोल दूंगा वो चीज ही चेंज हो जाएगा, जैसे मैं नॉन कंडक्टिंग बोलूंगा चीज चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक जगह पे बताता हूँ, अगर मैं कंडक्टिंग बोलूंगा तो इनफाइनाइट शीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय और एप्सिलॉन जैसे बोला कंडक्टिंग, नॉन, हाँ। हाँ जैसे बोला नॉन कंडक्टिंग, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय 2 एप्सिलॉन। तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया ना। मतलब एक ही सरफेस होता है, उसमें दो सरफेस आ जाता है तो कंडक्टर ये के तो लिए। तुम्हें पता होना चाहिए ना। ऐसे ऐसे मैं हम्म। सॉलिड स्फीयर के बारे में भी बता सकता हूँ। सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो वो एक हॉलो स्फीयर की तरह काम करेगा, ट्रीट करेगा। हैं? ऐसा क्यों? अच्छा, इंडक्टर, अच्छा उसके अंदर जीरो होता है, आपने बताया था कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हर एक चीज समझ में आएगा। तो इसीलिए कंडक्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी चीज पढ़े उसमें कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस है। और जेई में तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टर्स को हटा करके पूछेगा। हम्म। तो कंडक्टर्स के पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला चीज तो ये कंडक्टर का है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री के ढेर सारे, है ना, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। हम लोग देख रहे हैं इसमें पहला प्रॉपर्टी ये है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर्स है इसका मतलब यही चीज है, प्रॉपर्टी तो रहना ही पड़ेगा। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब क्यों होता है जीरो कंडक्टर के इनसाइड में, रीजन सर बोलो। आपने बताया था बताया था इंड्यूस्ड मैंने, हो जाता है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वापस से मैं बता देता हूँ। लेट से कि इस जगह पे एक क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है ना, और इस जगह पे तुमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ढेर सारे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इक्वली बैलेंस्ड होंगे, हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होंगे। लेकिन जैसे ही तुमने पॉजिटिव चार्ज ला करके रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड अट्रैक्ट मारेगा। करेगा। हम्म। फील्ड मारेगा, मतलब वही अट्रैक्टर है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और इस तरफ क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा मत बोलना कि इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नहीं, होल्स पॉजिटिव और चार्ज, बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव होल्स बोलते हैं उसे। अल्टीमेटली आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देखने की कोशिश करूं तो एक तो प्लस क्यू चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, डेट विल बी ई इंड्यूस्ड, सॉरी ई एक्सटर्नल। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन हुआ है डेवलप, उसके कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी ई इंड्यूस्ड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड चार्जेस, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्जेस एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा और उस समय इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी फोर्स फर्दर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंड्यूस ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और ये इंड्यूस को कम कर देगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल ज्यादा होता है, होता ही है ना। हाँ, अगर एक्सटर्नल इम्बैलेंस जब भी होता है ना तो ये बैलेंस खुद ही खुद कर लेता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से कि ई इंड्यूस, ई एक्सटर्नल हो गया है ज्यादा, ये ज्यादा है और ये कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा,
नेट इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बस। इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। हाँ। तो हाँ अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ और बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला और बढ़ेगा। तो एक टाइम वो ऐसा खत्म हो आएगा जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल जो होगा वो इंड्यूस के फिर से बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अनंत हैं, खत्म कभी नहीं होगा। ठीक है, उसमें मेरा डाउट रहता है, तुम खत्म हो जाएगा कंडक्टर तो क्या होगा? अनंत है। सर सेमी पर कंडक्टर नहीं अगर पढ़ रहे हैं कि उसमें कुछ सर पर लिमिटेड अगर है। मतलब अगर जो बाहर का चार्ज है वो अगर बहुत बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड में तो फिर सेम नहीं कैसे हो हो जाएगा? सकता, अजम्पशन है ये। अजम्पशन हम अच्छा। लोग हमेशा लेकर के इतना तो चल रहे हैं, अदरवाइज सेमी कंडक्टर हो गया ना। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ, अदरवाइज सेमी कंडक्टर हो जाएगा। और तो अगर डालना सेमी उसको कंडक्टर को बहुत बड़ा चार्जेस वगैरह भी हो जाएंगे ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उससे बाहर निकल जाएगा। फिर लीकिंग ऑफ चार्जेस। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने ओके लग जाएंगे इस वजह से। चलो तभी सर एक, लीक होता है चार्जेस, ऐसे बोलते हैं हम लोग। हाँ, प्लाज्मा वगैरह जो होते हैं ना इस तरीके से आते हैं। जब हम लोग प्लाज्मा। स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, तो देखना उस समय स्पार्क होता हाँ, अंदर मैंने देखा है, है वो ना। ये फटती है मेरी। जैसे कनेक्ट होता है तो इस जगह पे स्पार्क होता है। कभी नोटिस किया स्पार्क क्यों होता है? मुझको लगा ढीला होगा कनेक्शन। हाँ, हर एक स्विच में होता है, हर एक स्विच में, चाहे कितना ही बढ़िया स्विच क्यों ना हो। पता नहीं सर। क्यों होता है स्पार्क? रीजन ये है कि जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है काफी कम हो जाए, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव हाँ। टर्मिनल होगा। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जब होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ गया, तो यहाँ पे मेटल्स है, तो इस पे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं? जंप करने लग जाते हैं। पॉजिटिव प्लेट पे, ओके। ओके। समझ में आया? ये निगेटिव वाला जंप करेगा। सर ये हाँ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो जंप करके बाहर निकल जाता है और एक्सप्लोइट करके स्ट्राइक करता है इसके ऊपर। तो वही जो लाइटनिंग है ना वो मुझे दिखता है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड स्पार्क। इतना और फास्ट होता है? हाँ, कितना ही गंदा वाला कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स में? और डिस्टेंस काफी कम होगा तभी। ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन डी का वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, इस पे मतलब डिपेंड। दूर पे नहीं रखते फिर स्विच को? अगर डी स्पार्क डिस्टेंस नहीं। अगर डी डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम रहेगा, और डी डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। तो स्पार्क कब होगा? जब डी डिस्टेंस कम होगा। और डी डिस्टेंस कम कर क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऑन करना है ना इसको, जब तक ये टच नहीं करेगा तो ऑन कैसे होगा? वो भी सही है। ठीक है। हाँ। सर टच हो रहा है, टच तो जरूरी है तभी, मतलब हर टाइम होना चाहिए। हाँ सही है। तो ठीक है, दिखता नहीं हर टाइम, कभी कभी दिखता है। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के आगे बढ़ते हैं। कभी भी अगर हम लोग कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे, इफ एनी charge given on conductor, then it comes out, then it comes to the outer surface. outer surface मतलब कि हमारे हमारे पास मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर को मैंने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया प्लस क्यू अमाउंट में। दिस इज व्हाट? सॉलिड स्फीयर। और इसको मैंने कंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, हर एक जगह पे चार्ज दिया, हर एक जगह पे चार्ज दिया। तो ये क्या करेगा? जब भी मैं सॉलिड स्फीयर या फिर कंडक्टर ब्रैकेट में लिख देता हूँ चार्ज दूंगा, तो ये सारे के सारे चार्ज जो हैं वो प्लस क्यू चार्ज फ्लो होकर के
इसके सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर एक भी चार्ज नहीं सॉरी रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर नहीं लेंगे क्या? अब इसको प्रूफ करके बताओ कैसे। अगर चार्ज दिया सर, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन उससे आ जाएंगे अट्रैक्ट होने, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर। सोचो कैसे। दो तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अगर पॉजिटिव चार्जेस थोड़े छोटे छोटे हैं और वो काफी पास में, तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वही पॉजिटिव चार्जेस अगर दूर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो बेटर है कि जितना दूर रहे उतना बढ़िया। अब वो सरफेस को तोड़ करके बाहर नहीं निकाल सकता, इतनी थ्रेशोल्ड इसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, इससे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हुआ। दूसरा तरीका गॉस लॉ। सर अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? मैं इलेक्ट्रॉन्स मान के चल रहा हूँ, नहीं है ना? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं। उनके प्रेजेंस में भी वो हाँ, बाहर जाएंगे। क्या होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हम लोग जब भी बोलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पास मेटल्स हैं कोई भी, तो इससे हम लोग माइनस क्यू इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। जब ये अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तब पॉजिटिव चार्ज आता निकाल है। लेते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। बोला क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। ये आम भाषा है ना, हम लोग हमेशा ऐसे यूज करते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रो, जब 12th में पढ़ाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के स्टार्टिंग में, उसी समय ये सब बताते हैं। तुम तो रिपीटर हो, तुम लोग को तो घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हाँ, पे पॉजिटिव चार्ज आया इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ओके दूसरी तो बात ये है कि गॉस लॉ से कैसे एक्सप्लेन करें कि अंदर चार्ज नहीं है। बोलो। नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना सर अंदर, तो नेट तो जीरो क्यू है। इनसाइड जीरो होना चाहिए। तो क्यू इनसाइड सर, हाँ, फिर प्लस मैंने क्यू एक माइनस। गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, जस्ट सरफेस के अंदर, जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट अंदर, एकदम अंदर है, बहुत ही ज्यादा अंदर नहीं, जस्ट अंदर आर डिस्टेंस पे मैंने क्या किया है, गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, वो तो जीरो ही होना पड़ेगा, कंडक्टर है क्योंकि। तो नेट चार्ज जीरो। फॉर्मूला जब लगाया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, तो क्यू इन कितना हो जाना चाहिए, जीरो। इसका मतलब जीरो। अंदर जो है चार्ज नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि जितने भी सारे चार्ज होंगे वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। मतलब अच्छा, अंदर रहते ही नहीं है, सही है। क्लियर है क्या? ये जो हमने चार्ज दिया था, वो वाला चार्ज सब सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है। यस। अब और प्रॉपर्टीज है, अभी तो कुछ स्टार्ट ही हुआ, ये थर्ड हुआ, फोर्थ। लिखे नहीं मतलब, ठीक है सर, और क्या? लिखते जाओ, प्रॉपर्टी बस लिखते जाओ, ऊपर सेंटेंस जो लिखा है ना वो लिखते जाओ। और वैसे हाँ, नोट्स प्रूफ वगैरह, लिखेंगे तो। हाँ नोट्स सर। वगैरह तो तुम्हें मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है। अब एक कंडक्टिंग शेल भी होता है। अच्छा, मैं शेल। इस जगह पे ये चीज बता देता हूँ कि अभी क्या है तुम्हारे पास, ये सॉलिड स्फीयर, ये क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर, और तुमने इसको क्या दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, सर कंडक्टिंग है तो जीरो होगा ना जीरो अंदर। होगा। अच्छा। तो क्या ये सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव किया, हाँ हाँ। तो हमें क्या, हाँ, मतलब डिसाइड हो गया सब सरफेस पे ही हो गया, तो बिल्कुल, फिर तो हाँ, सॉलिड हॉलो स्फीयर स्फीयर ही का है। दो पार्ट हो गया, एक कंडक्टिंग हो गया और एक हो गया नॉन कंडक्टिंग। तो non-conducting। कंडक्टिंग जो है वो एग्जैक्टली हॉलो स्फीयर है,
उसका फॉर्मूला लगेगा, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लेके जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ और पोटेंशियल की। क्लियर है क्या? यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। और हॉलो शेल जैसे। हॉलो शेल क्या होता है? शेल बोल दिया मतलब हॉलो। हाँ नेक्स्ट इज, क्या बता रहा था मैं, कंडक्टिंग शेल का है ना। हाँ, कंडक्टिंग हॉल शेल। और थर्ड हो गया, ये फोर्थ है। इफ a charge is placed inside the cavity of a sphere, then effective charge is induced over the surface. पहले सिंपल वाला कराता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग है वो भी, और एक कैविटी मैंने बना दिया अंदर। ठीक है, एक क्या कर दिया, यस। कैविटी। कैविटी समझ में आया? हाँ, हाँ और ये हमारा, नेगेटिव। हाँ, कंडक्टर, ये है कंडक्टर, है ना, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। और मैंने बीच में कैविटी रख दिया और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज, बराबर, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो क्या ये कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस होगा? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो सर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि इस जगह पे कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं ढेर सारे। तो तुमने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा तो नेगेटिव चार्जेस इस जगह पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, चारों ओर नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो डिफिशियंसी सरफेस पे आएगा। तो हाँ इधर पॉजिटिव तो चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव आओ। इधर ये पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जितना। हाँ, वही चीज हो जाएगा, अब सॉरी, तुम जितना मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ अंदर चला। कि यहाँ पे सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा, और इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू आएगा। तुम मुझे बताओ ये माइनस क्यू ही होगा या कुछ और होगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वही आया ना, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए अपनी जगह तो उतना ही होगा। देखो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। सेम इन मैग्नीट्यूड, ये अगर मैं Q1 बोल रहा हूँ तो ये भी Q1 ही होगा। मुझे ये प्रूफ करना है कि Q और Q1 सेम है। ये बताया नहीं जाता, ये बस प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, प्रूफ करना है आपको लेकिन प्रूफ उसको। करना है। तो इसका भी एक इलाज है, हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉस लॉ का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। किसके अबाउट? पूरा। बताओ कहाँ पे गॉसियन मेरा सरफेस अलग। बनाना चाहिए? मैं गॉसियन सरफेस तो जस्ट इस जगह पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस, कैविटी के जस्ट मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे, और कैविटी मतलब कैविटी पे नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट में। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन होता है। इस पे चार्ज तुमने रखा है प्लस क्यू, और क्यू बाय। सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आया वो माइनस ऑफ Q1 आया है। और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। ये तो सर लेकिन अंदर कंडक्टर है ना। कंडक्टर नहीं है ना, अरे कंडक्टर है ना, कैविटी है ना। कैविटी तो बीच में यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, आप वो रिंग की बात कर रहे हो, हाँ, ओके। गॉसियन सरफेस तो ये है ना, रेड कलर। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो क्या क्यू इन भी 0 होना चाहिए? बिल्कुल हाँ। तो इधर से क्या आ जाएगा, Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q के बराबर होगा। ओ। क्लियर है क्या?
सर एक बार वापस बताओगे? क्या ये डेरिवेशन? हाँ। मैं ये जो रेड कलर दिख रहा है ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू डॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस लिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, तो 0 हो इलेक्ट्रिक जाएगा। फील्ड जैसे जीरो किया तो क्यू इन जीरो हो जाना चाहिए। क्यू इन मतलब इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जो चार्जेस है, इसके इनसाइड में कौन कौन से चार्जेस हैं? दो चार्जेस हैं, एक -q1 और एक +q। प्लस Q तो इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो इधर से आंसर आ गया। 0। समझ में आया? यस सर, समझा। सर अभी तक तो इजी लग रहा है, अभी देखते हैं आगे भी धीरे इजी समझ लगेगा क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो इजी लगेगा। अगर प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ाते तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। इन सभी के एक्सप्लेनेशन दे दिया मतलब अब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का थोड़ा इनहेंस्ड है। 4 3 5 प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुमने कैविटी के अंदर चार्ज तो रखा ही रखा और साथ ही साथ इसको भी चार्ज दिया तुमने, स्फीयर को भी, इसको मैंने +q चार्ज दे दिया और कैविटी पे मैंने +q चार्ज दे दिया। सर, आपने बताया था अंदर देंगे तो सब सरफेस पे जाएगा, बाहर वाले। हाँ, और तो बड़ा वाला जो q है वो सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। बड़े वाले सरफेस पे। और एक स्मॉल q का इंड्यूस चार्ज सरफेस पे तो आना है। तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है? q अच्छा, प्लस वो स्मॉल q। ओके, हाँ, यस सर, समझ गया। समझ में आएगा? सरफेस पे टोटल थर्ड चार्ज पे कितना होगा? यस सर। q लास्ट प्लस टू प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। स्मॉल q। और ये आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -q के बराबर मैग्नीट्यूड में, इतना ही होगा। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी के जो एप्लीकेशन है थोड़े और भी ज़्यादा है, जैसे कि मैं बता दूं आगे। एक और प्रॉपर्टी है, मैं वो बताने के बाद फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। चार्ज डेंसिटी हाँ, जितना बड़ा रहेगा उतना कम। अच्छा, हाँ, स्ट्रेट चार्ज ओके, लाइन में कम समझ रहेगा। गया सर। और डेंसिटी at any point is inversely proportional to the radius of curvature at that point। उस लोकेशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करे। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक कर्वेचर है इस टाइप का और इस पे पॉजिटिव चार्जेस रखे गए तो सरफेस पे आ जाते हैं। हमें पता है कोई भी सॉलिड चीज़ है, कंडक्टिंग सॉलिड है, कंडक्टर है, तो जितने भी चार्ज है सारे के सारे सरफेस पे आ जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ का ज़्यादा है, ए का या बी का? सर बी एक का ज्यादा। सर रेडियस बी का बी ज्यादा का है ना। सॉरी। बी का ज़्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ। तो चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का? इनवर्सली है तो ए बी का का। ज्यादा होगा। ए का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसा। तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो ब्रशेस को है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प रखते हैं। शार्प रखने का फ़ायदा क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा और बेल्ट पे अगर है तो ये बेल्ट पे चार्ज को आसानी से वो दे सकता है। और जैसे ही चार्ज डेंसिटी कम होगा, क्योंकि बेल्ट पे तुमने चार्ज दिया तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम हुआ, तो ये जो चार्जेस है मूव करेंगे इस तरह और इस तरीके से ये फ्लो को मेंटेन करके रखेगा। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी से बातें हो गई। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, सिमेट्रिकल है।
सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है। तो तुमने अगर पॉजिटिव चार्ज डाला तो इसके स्फीयर के सरफेस पे क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। और इसका चार्ज का डेंसिटी बताओ हर एक पॉइंट पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब सेम। जगह सेम है। हर एक जगह सेम है। तो सिग्मा ए पॉइंट का और बी पॉइंट का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं और फिर हम लोग एक सेकंड, देखते थोड़ा सा निकलेंगे ऊपर का स्टेटमेंट, ऊपर ऊपर। हैं। सर एक सेकंड रुक जाना प्लीज। हो गया? यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं इसमें, इसी में और थोड़ा चीज को मॉडिफाई करते हैं हम लोग और समझते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ये चीज को हमें जानना है। ये 6 है 7। चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ये हमें बताना है। मान लो कि एक कैविटी है, पहले तो स्फीयर है और स्फीयर के अंदर कैविटी है। ये स्फीयर है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर और ये है कैविटी, ठीक है। और दोनों सेम सिमेट्रिकल है, एक्सिस वगैरह सेम है। और जब भी हम लोग सॉलिड स्फीयर बोल रहे हैं वो कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हॉलो स्फीयर। और सेंटर पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं रखा है। मैं सेंटर पे क्या करा, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तुम्हें ये बताना है कि इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन बता? सिमेट्रिकल है तो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, बिल्कुल इस जगह पोजीशन भी पे सिमेट्रिकल है। यूनिफॉर्म और ही होगा। तो इस पे होगा यूनिफॉर्म और इस पे भी होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ठीक है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, ये ले लेता हूं इसको, और बी वाले केस में क्या कर दे रहा हूं मैं, चार्जेस को डिस्प्लेस कर दिया। सेंटर पे इस बार चार्ज नहीं रखा है मैंने, मैंने इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि इस सरफेस पे और इस सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। तो फोर्स तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उधर के ज्यादा आएंगे पास। तो इनर तो सरफेस पे, क्या हुआ इनर सरफेस उधर? पे यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। इनर पे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा और आउटर पे भी साइमल्टेनियसली नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि उधर के सर कानून। नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, अंदर तो अंदर नॉन वाले यूनिफॉर्म, सरफेस पे। हाँ अंदर वाला नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है तो हाँ, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इधर ज्यादा होंगे। और हाँ। इधर कम फोर्स ऑफ होंगे। अट्रैक्शन ज्यादा बिल्कुल। तो ये बात तो पता है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू, और इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज अगर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो इस बात को देखेगा कि सिग्मा आर से कैसे रिलेशन बना रहा है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक जगह का सेम है। बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट फिर अंदर क्यों नहीं लगाया, अंदर भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, वहां पे भी हम लोग बोल दो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर सेम है तो सिग्मा सेम होना चाहिए।
ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले देखेंगे, डोमिनेटिंग वो रहेगा। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्रेजेंट नहीं है तो ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे अंदर वाला के लिए वो प्लस चार्ज क्यू का था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इसलिए। प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इंड्यूस हो रहा था, लग रहा था, इसके का इफेक्ट के कारण से ये चीज हम लोग अंदर वाले पे अप्लाई नहीं करेंगे, बाहर वाले पे अप्लाई करेंगे। समझ में आया? समझ आ गया है, बस एक यस से। सर। हाँ, थोड़ा ग्रेस्प करो, टाइम लगेगा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया। अभी बी हो गया, सी वाला देखो और एग्जांपल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे। सर लिखने का टेंशन है। अरे तो समझ ठीक है। नोट्स में सेंड कर दूंगा, ये चीज लिखा हुआ तुम्हें पक्का? हाँ मिल सर, जाएगा। वैसे नोट सेंड कर दो। सही है। पहले तो तो हटाओ रिकॉर्डेड तो। वाला डाल दूंगा, अगर रिकॉर्डेड नहीं मिला तो नोट्स ठीक है, सेंड ठीक कर दूंगा, नोट्स तो है ना मेरे पास। तो इधर देखो, ये प्लस क्यू चार्ज अभी मैंने कुछ इस तरीके से रखा है सेंटर पे, और अंदर वाला जो स्फेयर है, कैविटी है, वो मतलब कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल शेप का है। है। कैविटी तो स्फेरिकल ही होता हाँ, है। लेकिन बाहर वाला जो है वो स्फेरिकल नहीं है, वो एक रैंडम शेप है। अच्छा। ओके। फील दिलाने के लिए मैं इसको शेप को चेंज करता हूँ फिर। ऐसा, नॉट स्फेरिकल, और तुमने चार्ज को रखा है बिल्कुल सेंटर पे अभी। अब बताओ। सर सर बोल तो दिखाओ। हाँ, दिख रहा है ना? सर देखो, अंदर वाले सरफेस पे तो अंदर पे तो यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म आएगा, रहेगा, बाहर वाले पे नॉन बाहर पे यूनिफॉर्म नॉन रहेगा। यूनिफॉर्म आएगा। बिल्कुल। तो इधर रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म कर्वेचर। और नॉन यूनिफॉर्म है ना। और हम लोग आगे चलते हैं। सर मतलब मेरे को ये डाउट आ रहा है कि वो बाहर वाले स्फीयर के लिए चार्ज प्लस चार्ज का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं रहेगा उस बाहर वाले पे, क्योंकि वो कैविटी गॉस के लॉ अंदर लगाओ, है। गॉस लॉ लगाओ, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस मिलकर के नेट इफेक्टिव चार्ज कितना कर दिया, 0। अच्छा, हाँ हाँ, अंदर ही था। अच्छा, सही बात है। ओके। अब कुछ ऐसा कैविटी है हमारे पास, और ये हमारा स्फेयर है। सर बाहर यूनिफॉर्म, अंदर नॉन यूनिफॉर्म, बस खत्म। डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज को सेंटर पे रखा है या नहीं रखा है। सेंटर पे रखोगे ना फर्स्ट केस में। नहीं, मैं सेंटर पे नहीं रखा हूँ। सेंटर पे नहीं रखूंगा। तुमने बोल दिया, अब सेंटर पे नहीं रहेगा ये। तभी भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा सर। हाँ, अंदर वाले पे तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। लेकिन इंडक्शन अलग अलग जगह से होगा तो नेट चार्ज गॉस लॉ के हिसाब से 0 होना चाहिए नहीं, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा इंडक्शन का। बोलो, इनर वाले तो यूनिफॉर्म सरफेस पे, होगा। इनर वाले पे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। होगा या नॉन यूनिफॉर्म? ये तो पक्का है कि नॉन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। आउटर पे यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आपने बोला था तो यूनिफॉर्म होना ये चाहिए फिर आपके से कंसेप्ट। यूनिफॉर्म होगा। मतलब तुम लोग का देखा। कॉन्सेप्ट अब सही हो रहा है ना। मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहा हूँ, मैं सर कुछ नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब और भी अलग अलग तरह के शेप आते हैं, आई थिंक कैसा भी शेप दूं मैं, तुम लोग अब कर ही लोगे। तो सारे एग्जाम्पल कर ही लिया। ऐसा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, ये कैविटी दे दिया, प्लस क्यू दोनों चार्ज ही दिया, नॉन यूनिफॉर्म। दोनों नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो इसमें कंसेप्ट क्या है? अब एक लास्ट एग्जाम्पल, इस जगह पे एक कैविटी है और इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया, सोच समझ के बोलना, ठीक है। और इस जगह पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया गया। अब बताओ इन दोनों पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस पे। सेंटर पे रखा हुआ है, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज जो है वो सेंटर पे सर मतलब, सोच ले पहले आराम से। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ अभी। है।
अभी और प्रॉपर्टीज बाकी है, जल्दी करो। सर हाँ, बाहर वाले पे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन अनइवन होगा, और अंदर वाले पे यूनिफॉर्म होगा। बाहर वाले कारण से कोई उस पे ऊपर नहीं करेगा कुछ। तो अंदर कैविटी एक अटैक करेगा कि नहीं। इंडक्शन होगा, ठीक है, एक चार्ज गया, उसके इंडक्शन की वजह से इसको इंडक्शन आएगा। अच्छा, अभी बाहर से इंडक्शन हो रहा है ना, बाहर का सर फील्ड। अंदर भी आएगा ही ना, जो बाहर का चार्ज है उसका थोड़ा अंदर वाले सरफेस पे भी आएगा ना। देखो करते हैं, बाहर वाला जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो कंफर्म है। हाँ वो तो समझ है ना, गया। क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अगर ये प्लस क्यू अनइवन। अगर प्लस क्यू चार्ज नहीं होता इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, यूनिफॉर्म। पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन जैसे ही तुमने इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज डाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज डलने के कारण से क्या हो जाएगा, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वापस से इसके इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो ज्यादा बचे कुछ है, फिर तो पहले ने, से जो चलेगा वैसे। तो कंडक्टर के इनसाइड में ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्जेस क्या आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे, हम्म और उसके कारण से पॉजिटिव इधर होने लगेगा। तो इफेक्टिवली इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा डेंसिटी होगी, और इफेक्टिवली इस तरफ की पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितना नेट हो रहा है, टोटल नेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब समझ में आया ना। चलो, हाँ सर, समझ रहे हैं। समझ में आया ना, हाँ। तो ये चीज़ हो गया, इसे हम लोग और अंदर वाले का बात करते हैं। अंदर वाले का क्या है, क्या लग रहा है हम लोग को, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सही आंसर है, ये यूनिफॉर्म होगा। अब बस ये प्रूफ करना सर, बाहर वाले का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा उस पे, बस। इसे हाँ इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस बाहर वाले चार्ज के कारण से अंदर के कैविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, और ना तो अंदर वाले के कारण से बाहर पे कोई इफेक्ट आता है, वाइस वर्सा ही। और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन नहीं। हमको वो याद आ गया, वो प्रोडक्ट टेबल पढ़ते थे। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और ये क्या चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कैविटी के इनसाइड नहीं होता है। जैसे तुम अंदर चले जाओगे तो वो उसका फील्ड का जो इफेक्ट है वो नहीं जा पाता है। सर प्रूव हो सकता है ये चीज। अभी प्रूफ करके बताएंगे। जैसे कि एक्चुअली फेराडेज ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक केज बनाया था, और केज के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने की कोशिश कर रहा था, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके। तो देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात से प्रूफ होता है कि हाँ, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कुछ तो काम का चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेलफोन का नेटवर्क चला जाता है, बात करते हाँ, हाँ करते वो बंद हो जाता ऐसा है। क्यों काम ही हुआ? नहीं करता। क्योंकि जब हम लोग मेटल बॉक्स के अंदर जाएंगे तो कैविटी के अंदर चले गए बेसिकली हम लोग, और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होने के कारण से बाहर जितने भी सारे चार्जेस हैं उसका इफेक्ट अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चार्जेस और ईएम वेव्स हाँ, अलग अलग है ना सर। अरे तो चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। हम लोग ईएम वेव्स यूज करते हैं ना बात करने ईएम के लिए। वेव्स यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। अरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करता है, मेरे को ये बताओ। कैसे स्पेस मूव में करे कभी। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन की तरह मूव करेगा, अगर ये हाँ सिर्फ हाँ और हाँ। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अगर इसके साथ एक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो ये ईएम वेव बन जाएगा। हाँ EMA वन शॉट, यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा रहा तो ईएम वेव कैसे जाएगा? सही है, ईएम ओके अच्छा ईएम वेव तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं जा सकता, यस सर। हाँ बराबर। तो ओके यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगा, और काफी जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको मेटल बॉक्स में बंद करके ले जाया जाता है। क्यों? क्या क्या किसको? जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हाँ डिवाइसेस होते हैं, कैलिब्रेटेड, जैसे कि अमीटर अच्छा, वगैरह, मतलब जो है ना, कोई इलेक्ट्रिक भी, फील्ड हो सकता है affect हो हाँ, सकते हैं। गैल्वेनोमीटर ओके। वगैरह हो गया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक केज में बंद कर देते हैं, मेटेलिक केज में, बॉक्स के अंदर रख करके फिर उसको हम लोग लेकर के जाते हैं, ताकि सही है। बाहर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, वेव्स वगैरह होते हैं ढेर सारे, उसके कारण से ये अफेक्टेड ना हो, कोई ये ठीक प्रॉब्लम है ना हो। ओके समझ सर, में लेकिन आया? ऐसा कोई गॉस लॉ नहीं है, मतलब इंडक्शन वो सबसे, मतलब क्या हो रहा है बीच में एक्चुअली, अब देखो, वो सब। अब आगे मैं बताता हूँ। अब प्रूफ के बारे तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, ये कैविटी लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, हर एक लोकेशन पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डी एस कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया विच विल बी इक्वल टू ए डिस्टेंस माना है मैंने, तो 2 पाई, 4 पाई, अच्छा, सॉरी 2 4 पाई RA²। आर किधर से आया, 4 पाई A² और क्यू इन कितना हो जाएगा, सिर्फ क्यू चार्ज है, हाँ, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बाय बाय R²। अच्छा, नॉन R²। कंडक्टिंग। ठीक है, सही है। अब मैं बी पे निकालना चाहता हूँ, तो बी पे फोर निकालने के लिए पाई ए क्या होगा, स्क्वायर गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा, हाँ सर। बी पे गॉसियन सरफेस एज्यूम करा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगाया। और जब इसको मैं करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई B²। 4 पाई B²। 4 पाई B² इज जीरो, इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही जीरो, वो हमें भी पता क्यू है इन जीरो। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होता है। अब सी पॉइंट पे बातें करते हैं। जब मैं सी पॉइंट पे बात करूंगा, लेट से कि मैंने चार्ज इस पे दिया है, तो अल्टीमेटली अच्छा, इतना चार्ज हो जाएगा, और सेंटर पे इतना, और इस पे इतना चार्ज, है ना। और जब सी पे मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो सी वाले के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, है ना। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस में ई आ गया और डी एस कितना आ जाएगा, 4 पाई C²। 4 पाई C² इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन में कौन कौन से चार्जेस है, एक, सब। दो, तीन। जब भी हम लोग क्यू इन करेंगे तो क्या इसके इफेक्ट, क्या मैं देखना चाहता हूं कि सी पॉइंट पे सिर्फ इन दोनों चार्जेस के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्योंकि अगर मैं जीरो। लेट से इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखता हूं, तो इसके कारण से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोल सकता हूँ, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, हाँ बराबर। तो जब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा इन दोनों के कारण से, तो क्यू इन में वो तो जीरो हो जाएगा, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्यू प्लस स्मॉल क्यू, क्यू इन यस डिवाइड सर। बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट टर्म तो सरफेस पे आ रहा है, मतलब हाँ, नेट सरफेस तो क्यू हम लोग इनसाइड। क्या बोलेंगे कि सरफेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आ रहा है, अंदर वाले हाँ। कैविटी के कारण से या फिर चार्ज के कारण से उस पे तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब अगर ओह, फोर्स वो उस पे नहीं लगा पा रहा है, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। अच्छा, बस बाहर पे। समझ में आया क्या? ओह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू बाय R²।
c²। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा तुम लोग, इतना समझ गया ये सर। अभी समझ गया। है ना। चलो अब इस पे क्वेश्चन भी आगे जाकर के हम लोग करेंगे, पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसको नेक्स्ट, शील्डिंग बोलते हैं। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। कोर्स फोर्स में ही नहीं है, लगा रहा। कोर्स में है नहीं वैसे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है शील्डिंग नहीं है, एक्स्ट्रा पता है सर। मुझे। लीकिंग ऑफ चार्जेस आगे मतलब है कि कोर्स में, या फिर नहीं कौन होता? सा? लीकिंग ऑफ चार्जेस शायद से मैंने एचसीबी में देखा था कहीं। लीकिंग ऑफ चार्जेस वो वहां पे हम लोग ईएम वेव्स में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं उसको हम लोग, ओके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, ना पढ़ ना, लेते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है सर। वो, एक वन शॉट है ना। घंटे एक हाँ 1 घंटे का है, वो पढ़ सर, सकते। एक क्वेश्चन आ जाता है उससे मतलब। हर साल तो नहीं आता एक क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है। आता है अभी तो सर अभी। मेंस के इतने सारे पेपर होने लग गए तो हाँ, तब तो आएगा ना सर। तब तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मान के चलो कि आ ही जाएगा, कोई ना कोई पेपर में तो आ ही जाएगा एक। इसलिए सेमीकंडक्टर में पढ़ना ही पड़ेगा ना सर। उसका भी डालो जल्दी वीडियो सर आप प्लीज। अच्छा, सर उनका नहीं हुआ अभी तक 12th का सेमीकंडक्टर, हो गया उसका, कंप्लीट हो गया। तो उसका वीडियो डाल दिया सर। उसका लेक्चर ही नहीं रिकॉर्ड हुआ ना, तुम्हारे प्रॉब्लम होने के बाद उसको जब डाला तो वो भी प्रॉब्लम में ही था, तो अरे, फिर हटा ही दिया मैंने उसको। देखो इधर अब चलते हैं आगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी नंबर था? एक्स। 7। 7। नेक्स्ट इज 8। तो 8 प्रॉपर्टी ये है कि जो भी कंडक्टर का सरफेस होगा वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगा। ऑल द सरफेसेस कंडक्टर की ऑफ सरफेस। द कंडक्टर ओके, मतलब उधर इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम रहेगा, आर एक पर्टिकुलर आर पे। will act as equipotential पोटेंशियल। surface। इसके नीचे लगा हुआ मतलब सेम प्रॉपर्टी है, मतलब इसी से रिलेटेड है, वो मैं लिखता हूँ। that electric field is always perpendicular to the surface of the conductor। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? एक प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दिया, सर कौन सा है? ये तो बताया ही मैंने। सर हाँ वो समझ गया। चलो देखते हैं वापस से। मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, वेट करो वेट करो, टर्बो टर्बो ऑन करो क्या इसको। टर्बो पे चलो। टर्बो काम तब करता है ना, ठीक है सर। ये क्या था अभी आपने कुछ कंप्यूटर टर्बो का? मतलब होता क्या है? एक मिनट। बूस्टर वूस्टर रहता है क्या थोड़ा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। पहला चीज तो ऑल द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहले तो ये मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ मैं, मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और ये कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर लिया और ये कंडक्टर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर? जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर है। हाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो क्या मैं अंदर पोटेंशियल को कांस्टेंट बोल सकता हूँ? जितना भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, बराबर। याद होगा तुम्हें जब हम लोग यस सर, यस सर। हॉलो स्फीयर पोटेंशियल लिया था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा अंदर सेम क्या था? रहता है। जीरो था। पोटेंशियल कितना था? के क्यू बाय आर। हाँ तो मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट बोल सकता हूँ। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब कोई सा भी पॉइंट ले लो तुम, कोई सा भी पॉइंट अंदर का ले लो, हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या होना है? सेम। तो कोई सा भी पॉइंट लेने की जगह पे मैं ये सारे पॉइंट ले रहा हूँ, क्या ये सारे पॉइंट
सेम पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है सबकी। सेम पोटेंशियल का होगा, हाँ है ना। पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी yes, इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये पी ले लेता हूं मैं, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्योंकि सेम होना है। तो ये क्या बन गया हमारा, अगर सभी पोटेंशियल सेम है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ना। यस सर। ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। और याद करो प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक पहले ही पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर होता है। तो वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम्म। तो इधर से जितने भी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे पॉइंट डेट चार्ज विल बी जैसे, हाँ। ऑलवेज यस। परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है। शायद से अब हमने जरूर बता दिया था ये। okay, अब जरूरी नहीं है हाँ। कि चार्ज इस पे रखा रहे। अब हो सकता है चार्ज को मैं बाहर कर दूं। एक चीज हाँ, ये तो बताया था मैंने कि प्लस क्यू चार्ज अगर मैं यहाँ पे रख दूं और एक कंडक्टर में यहाँ पे रख दूं, अगर सिर्फ प्लस क्यू चार्ज है तो कैसा होगा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। लेकिन जैसे मैं कंडक्टर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। ये फील्ड इस तरीके से बेंड हो जाएगा ताकि इसके परपेंडिकुलर हो। समझ में आया। यस सर। yes sir, इस तरीके से होगा। समझ में आया ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी। yes sir, यस सर। और ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं। अब किसी भी अगर मैं कंडक्टर को ग्राउंड करूंगा तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। हाँ सर, ग्राउंडिंग उसको समझता नहीं क्या है। ग्राउंडिंग का क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आता है, ग्राउंडिंग तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ हाँ कोई सही बात कोई है। कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट से हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर ग्राउंडिंग को तो मैंने समझ। अर्थिंग कर दिया है, फिर ग्राउंडिंग कर दिया, तो इस स्फेयर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए बस। सो तो इसका रीजन, अच्छा वो नेट चार्ज ले लेता है उससे पूरा। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर will be zero if it is कनेक्टेड टू अर्थ। connected to earth। धरती माँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा, अर्थ को हम लोग एक ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुद्र की तरह। और समुद्र में से मैं अगर एक बूंद पानी ले लूं या फिर एक बूंद पानी दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कोई भी हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके पास पोटेंशियल होगा, कितना होगा सरफेस का पोटेंशियल, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट कर दूं, स्फीयर को कनेक्ट कर दूं अर्थ के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, इधर फ्लो करने लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो फिर इससे कंडक्टर से जाएगा अर्थ में। बिल्कुल, समझ में आया क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ओके। okay, पोटेंशियल जीरो। तो चार्ज का फ्लो हो सकता है, तो क्या मैं चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या इस स्फीयर के लिए, नहीं। हम्म, नहीं सर, क्योंकि ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। तो जिससे भी अर्थिंग हुआ या फिर जिससे भी वायर को कनेक्ट किया उसमें चार्ज कंजर्वेशन नहीं लग सकता, अर्थ के यस साथ सर, चार्ज आइसोलेटेड कंजर्वेशन। सिस्टम नहीं है वो। बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इतना हम लोग को ध्यान रखना है। चांद, बस यही काम है ना, बस पोटेंशियल जीरो करता है हम बिल्कुल, लोग के सिलेबस में। हाँ इतना ही काम है, इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग इस पे भी डिटेल्स में क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी दो कंडक्टर को मैं ज्वाइन करता हूं तो मैथ क्या तो होगा, बन जाएगा। सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, यूनिफॉर्म हो जाएंगे दोनों पे। देखो व्हेन, एक मिनट, when two conductors are connected together
then the charge will flow till the potential of both becomes equal. ऐसा क्यों? ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक और सॉलिड स्फीयर है जिसका प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और चार्जेस तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो चार्जेस क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, Q1 एंड Q2। मान लो ये R1 है और ये R2। अब जो चार्ज फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक में तो कुछ तो चार्ज फ्लो किया होगा, वो मुझे निकालना है कितना है। तो किस तरफ फ्लो किया रहेगा वो भी मैटर करता डिपेंड करता है पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे पास एक बैटरी है तो बैटरी क्या करता है, चार्ज को फ्लो कराता है। क्यों फ्लो कराता है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस होने के पोटेंशियल वजह से। डिफरेंस होने के कारण से। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देन द चार्ज विल फ्लो। ज्यादा पानी है तो पानी नीचे गिर ओके। जाएगा। इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली चार्ज विल फ्लो। क्यों, क्योंकि सिस्टम हमेशा अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। सही है, सिस्टम भी स्टेबल होना हाँ। चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, अब समझते हैं कि चार्ज अब हो कितना जाएगा। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अब सेम हो चुका है। पहले कितना पोटेंशियल था, V1 था और V2 था। लेट से कि V1 ज़्यादा बड़ा है, V1 ज़्यादा बड़ा है, तो क्या मैं इसमें अब चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल। आइसोलेटेड हाँ। सिस्टम में हाँ, अर्थ को छुए नहीं हुए हैं, बस प्रोवाइडेड। चार्ज कंजर्वेशन करूंगा मैं तो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और चार्ज दोनों कंजर्वेशन। इक्वल और नहीं होंगे, सही है। अब तो पोटेंशियल इक्वल होंगे। अब Q1 और Q2 जो है उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाना है, तो V डैश कितना हो जाएगा, K Q1 बाय Q1 R1, बाय R1। और V डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ K Q2 बाय R2। ठीक है, दोनों पे वैल्यूज को यस पुट कर लो, तो Q1 Q2 का वैल्यू पुट करा तो इधर से V डैश आ जाएगा R2 बी डैश। बाय K प्लस R1 डिवाइडेड बाय K इंटू V डैश। यही है ना, देख लो, हाँ सर, यही है। और V डैश इधर से हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या V डैश आ गया तो हम लोग Q भी निकाल सकते हैं ना। तो चार्ज कंजर्वेशन है, सही है। ठीक है, सिंपल सा चार्ज कंजर्वेशन लगाना और पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते दिमाग हैं, है ही। क्वेश्चन इस पे आते हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ, तो हम लोग करेंगे। और इस पे भी क्वेश्चन अर्थिंग पे आएंगे सॉरी, वो भी हम लोग करेंगे, अर्थिंग वाला क्वेश्चन अभी करना बाकी है। वो हाँ सर, ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं ना, कंसेंट्रिक स्फीयर्स रहते हैं, बीच वाले को अर्थ कर दिया। हाँ, वो सब वो तो लास्ट में करेंगे हम लोग दिमाग क्वेश्चन। खराब कर अब लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर। चैप्टर एंड। नहीं नहीं, चैप्टर एंड नहीं हुआ अभी। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है इसके प्रॉपर्टी में ही आता है। कौन सा नंबर था ये, 12। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, मान लो कि एक स्फेयर है हमारे पास, और इस स्फेयर पे कुछ चार्ज डेंसिटी, मान लो कि ये एक गुब्बारा है, बलून है, और बलून के ऊपर तुमने चार्जेस रख दिए। तो चार्जेस फिक्स्ड हैं, इस सरफेस के साथ टाइटली बाउंड कर दिया तुमने, एक रस्सी से गांठ बांध दिया, वो मूव नहीं कर सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो रबर है ना। ठीक है, ठीक है सर, आपको हाँ। तो अब तुम समझ गए। सोचो
अब तुम सोचो ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये दोनों दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये सभी रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे पे, हाँ तो अनस्टेबल हो एक जाएगा सिस्टम। स्टेबल नहीं हुआ, अनस्टेबल हुआ ना। हाँ वही बोला मैं, हाँ, तो अनस्टेबल हो जाएगा। प्रेशर एक्सर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हुआ, और उसके कारण से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हर एक इंडिविजुअल पार्ट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। तो कंडक्टर में होता है या फिर? प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric pressure। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ये कहाँ पे होता है? जस्ट सरफेस पे। इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है तो उसका वैल्यू क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द लोकल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज कॉल्ड लोकल चार्ज डेंसिटी। क्योंकि जरूरी नहीं है इस वाले केस में यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा सेम होगा, ए पॉइंट और पी पॉइंट पे। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन अगर हमारे नॉन पास सरफेस यूनिफॉर्म। ऐसा हो गया तो क्या इस पॉइंट का कर्वेचर और इस पॉइंट का कर्वेचर अलग होगा? यस तो सर। इलेक्ट्रिक हाँ। प्रेशर एट लोकेशन ए विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। अब किस जगह ज्यादा का, प्रेशर ज्यादा शार्प कॉर्नर पे लगता है। हाँ, किस जगह का प्रेशर ज्यादा होगा बोलो? ए का सिग्मा ज्यादा है, ए का ज्यादा होगा रेडियस ऑफ ना। कर्वेचर कम है। ठीक ए है, का तो ए पे चार्ज डेंसिटी होगा ज्यादा, बी पे होगा कम, तो प्रेशर जो होगा वो ए पे ज्यादा और बी पे कम। सही है। यस सर। सर आता कहाँ से फॉर्मूला या फिर अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, फॉर्मूला आएगा कहाँ से? डिराइव करेंगे हम लोग। एक एक चार्ज कितना फोर्स लगा? सही है। एक मिनट, हाँ, चलो अब इसको डिराइव करते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक कोई भी सरफेस है, सर, ऐसा मान तो लिया लेकिन सर दिख नहीं रहा। ब्लैंक चला गया अभी। आया क्या? ना नहीं सर, आप आया। अभी आया। तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है। दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। देखो अभी तक तो मैं इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करा। थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन है काफी ज्यादा छोटा। क्या है? काफी ज्यादा छोटा। मतलब गॉसियन सरफेस जो सरफेस के काफी क्लोज है, ये डिस्टेंस काफी कम है, काफी क्लोज। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। यस सर। इतना ज्यादा डिटेल्स में बताते नहीं है, वो सिर्फ डेरिवेशन करा देते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर है। ओके। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा चले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो इस प्लेट के, जरूरी नहीं है। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इसीलिए कंपलसरी है कि इस डिस्टेंस को मैं कम लूं, ताकि फील्ड जो हो वो गॉसियन सरफेस का ये जो प्लेट बन रहा है उसके परपेंडिकुलर हो। ये जो प्लेट बना ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी हाँ एस सर। इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझना अच्छे तरीके से। और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। अंदर ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। और जीरो। फ्लक्स जो आएगा, 3 सरफेस है टोटल, 1 2 कर्व्ड है। 3। किसके किसके कारण से होगा? फर्स्ट फ्लक्स प्लस सर सेकेंड प्लस थर्ड। कर्व्ड तो जीरो हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर। फर्स्ट के कारण से होगा, कितना होगा फर्स्ट के कारण से? ई इंटू ए। ई इंटू एरिया, छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, डी है। ठीक है। सेकेंड के कारण से कितना होगा? जीरो। जीरो। थर्ड के कारण तो से भी थर्ड जीरो। हाँ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर जीरो है। यस सर।
और क्यू इन कितना हो जाएगा? क्या मुझे क्यू इन निकालने के लिए इतना सा चार्ज लेना पड़ेगा? अच्छा हाँ, एक सर्कल पे ही है वो, एक्चुअली एक 2D सरफेस पे है बस। है ना? हाँ, तो ये डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू उसका छोटा सा एरिया, ये दिस विल बी द सही है। क्यू इन। और क्या सिग्मा लोकल चार्ज डेंसिटी होगा? इस जगह का चार्ज डेंसिटी और इस जगह का चार्ज डेंसिटी अलग है, वेरिएबल है मतलब सिग्मा भी। तो मुझे उस जगह का चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेना पड़ेगा, ओके। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सिग्मा बाय, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझने की जरूरत है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। चलेंगे वापस बोलना है स्टेटमेंट। लिखा है ना स्टेटमेंट, ड्यू टू ऑल इनसाइड एंड ड्यू टू आउटसाइड, ऑल द चार्जेस, जो बाहर प्रेजेंट है और अंदर प्रेजेंट है, बाहर भी कोई हो सकता है। सारे चार्जेस के कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है इस लोकेशन पे, हम्म। है ना? यस सर। वो डिपेंड करता है ना गॉस सरफेस। हाँ यस सर। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक पूरा बाहर वाला पार्ट और एक गॉसियन सरफेस से जो अंदर वाला पार्ट बना था। क्या दो पार्ट हो गया? तो इस जगह पे तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो 1 के कारण से भी और 2 के कारण से भी है ना? हाँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इज सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? यस सर। तुम मुझे बताओ E1 कितना होगा? क्या ये डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है, पॉइंट काफी क्लोज है, तो क्या एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा? और इनफाइनाइट कौन सा शीट ले? के ओके हाँ, एक प्लेन जैसा सिग्मा बाई इनफाइनाइट शीट के एप्सिलॉन कारण से नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग ही है, लेकिन सरफेस एक बना, अंदर ही चार्जेस है, ठीक है। बाहर है सिर्फ चार्ज, अंदर नहीं। ओके। और ये कितना हो जाएगा? E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये अभी क्या निकला है? E2। मतलब कि तुमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो है, एक 1 वाला भी है और एक इन सभी के कारण से है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट इतना हुआ है, और E2 का वैल्यू हमने इतना कैलकुलेट किया। अब मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन फोर्स एरिया। अपॉन एरिया। क्या मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा? किस पे क्यू फोर्स इन निकालना है? इस छोटे क्यू से एलिमेंट पे, वन, वन पे। डी क्यू इंटू ई, दिस विल बी द सिग्मा फोर्स। ए। हाँ हाँ हाँ। तो फोर्स कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए, डी ए। ये हो ई जाएगा ई। ई का वैल्यू कौन होगा? अपॉन 1 वाला डी लेंगे ए। या 2 लेंगे? ई 2 लेंगे, क्योंकि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उसमें फोर्स थोड़ी लगाएगा। हाँ। है। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना छोटा सा? डी ए। ओहो, डी ए। डी ए। और डी ए कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से प्रेशर कितना आ जाएगा? सिग्मा सिग्मा, इंटू। सिग्मा स्क्वायर। और E2 का वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा बाय, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा लोकल चार्ज डेंसिटी, ये हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ में आया? यस। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया है। बाकी फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से देखते हैं।